पेज नंबर 338 पे आ जाएं जी। हम FAR 1 रिवाइज करने लगे हैं बेटा, आपने इसलिए आपने कहा क्लास ही छोड़ देती है। कल हमने जब FAR 1 के आगे 2 कॉलम डालने हैं ना, IS 12 ने आना है इधर, हाय हाय हाय, रीवैल्यूएशन वाले 3 कॉलम्स होते थे, याद है? 2 और आ रहे हैं उसमें। जो रीवैल्यूएशन की वर्किंग थी उसमें 3 कॉलम्स होते थे, एसेट, रियल सरप्लस, P&L। उसके आगे इंशाल्लाह आज नहीं, आज टाइम भी कम है और वैसे भी बहुत सारे बच्चे को कहीं से पढ़ के आ जाता है, कोई कहीं से पढ़ के आ जाता है, सब ने अपने तरीके से सही पढ़ा होता है। लेकिन अब एक क्लास में कई तरीके तो नहीं चल सकते, तो एक तो हम आज एक अप्रोच पे खुद को डाल लेंगे, फिर थोड़ा भूल छूल जाता है बंदा, रीवैल्यूएशन होती थी, वर्किंग होती थी, सरप्लस आता था, लॉस पड़ा होता था, लॉस आता था, ये सारी बातें, एंट्रियाँ 2 होती थी, 3 होती थी, 1 होती थी, ये सारी बातें ज़रा क्विकली हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? बाकी ये आप देख रहे होंगे, ये वही रिवैल्यूएशन की वर्किंग है, लेकिन आप देख रहे होंगे आगे 2 कॉलम्स बढ़ गए हैं, गल वध गई जी, ठीक है? उस्तादों ने आपको बताया होगा, जिन्होंने आपको FAR 1 पढ़ाई होगी, कि आगे आ रहा है ये जल्द आपके शहर में, और आ गया वो दिन जिसका आपको इंतज़ार था। इंशाल्लाह इस वक्त इंतज़ार था ना, FAR 2 में जाएंगे तो नहीं, इंतज़ार नहीं था तुम्हें, मतलब तुम नहीं पास करना चाहते थे? मिस्टेक होगी ICAP से फिर तो, है ना? लें जी, सवाल भी कुछ देखा देखा लग रहा है। बस सवाल के अंदर ये 2 लाइनें FAR 1 में नहीं होती थी, आपने काट नहीं देनी प्लीज़ खुदा के लिए, ये कल हम ऐड करेंगे, फिलहाल मैंने आज इसको इग्नोर कर दिया। अब जब इसको इग्नोर कर दिया तो ये सवाल FAR 1 जैसा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सवाल FAR 1 वाला ही है, शायद फिगर्स चेंज हो गई हो, नाम तो वही है, मुझे नाम याद है अभी भी, अब मैं ओपन करके नहीं देख सकता, टाइम लग जाएगा, ठीक है? शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का एक सवाल रिवैल्यूएशन का FAR 1 में भी बच्चे किया करते हैं, वहाँ का पास पेपर है, शायद इसकी वैल्यूज डिफरेंट हो तो हो, शायद वो भी ना हो, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये सुभान अल्लाह, बस ये हैं IS 12। ये लाइनें कभी भी, अक्सर ऐसा लिखा होता था FAR 1 इग्नोर टैक्सेशन, इग्नोर, वो इतनी आम बात नहीं थी, एक लाइन में जो लिखी होती थी उसमें तो ऐसी खास बात थी जो किसी और में नहीं थी। अब पता लगेगी आपको। शुरू करें जी काम, चलें। ओके, अच्छा, इससे भी पहले मुझे लगता है कि बच्चे डिफरेंट जगहों से चूंकि पढ़ के आते हैं FAR 1, तो FAR 2 के अंदर फिर थोड़ी सी बातें हमें रिवाइज करके चलना चाहिए, ताकि एक कॉन्सेप्ट तो होता ही है, सिर्फ फॉर्मेट सेम करना होता है। तो कुछ डाटा लिखता हूं मैं। हमारा शेयर कैपिटल ओपनिंग में बैलेंस बता रहा हूं, ठीक है ना? ओपनिंग शेयर कैपिटल है हमारा, लेट से 1000 रुपये का, ज़्यादा हो गया, 100 रुपया कर लो। उसके बाद ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स पता है ना? रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं पता बेटा आपको? फिर आर ही लिख देता हूँ। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग मतलब ये हम मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 2016 का साल है हमारा, ठीक है? तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमारी लेट से 55 रुपये की पड़ी है, ठीक है? उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा 16 के साल का आ रहा है, 20 भाई कह रहे हैं, और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो अरोज हुआ 16 में वो है जनाब 5 रुपये का, और रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स एक होता था, हाँ जी, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहा करते थे, ठीक है जी, वो लेट से आ रहा है 1 रुपया, ठीक है जी। अब ये कुछ डाटा है हमारा, इस डाटा को यूज़ करके हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ज़रा बना लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ, बल्कि पहले एक इससे भी अगली बात, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बना करती थी। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर 2 चीज़ें होती थी, एक होता था P&L और दूसरा OCI। P&L के अंदर आपका रियलाइज प्रॉफिट्स वगैरह आते थे, और P&L के अंदर आपका पैट नजर आया करता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद जो अनरियलाइज्ड आपके इनकम्स होती थी वो OCI में आती थी, और इस तरह से आप टोटल पे पहुंच जाया करते थे, जो टोटल आप लिखते भी नहीं थे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना करती थी, जिसके अंदर कॉलम्स होते थे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, हमारे लिए तो 3 ही काफ़ी हैं, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, फिलहाल ठीक है, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं? बस ये यादें ही ताज़ा करनी है आज हमने, क्योंकि अगर हमने ये यादें ताज़ा ना की तो फिर हम इन यादों को ताज़ा करने में लगे रहेंगे और IS 12 आके गुजर भी जाएगा, ठीक है? तो हमने
कोशिश ये करनी है कि ये जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं इनको ज़रा हम दिमाग में ताज़ा कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे क्या यहाँ पे गिवन तो है, पैट कितना है जी 20, और सरप्लस जो इस साल अरोज हुआ वो सरप्लस OCI से रूट होके जो आता था वो कितना है 5। अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाया करते थे, आप लोग भी बनाया करते थे, तब बचपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर 2 कॉलम्स में अलग अलग फिगर्स लाते थे। आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर आया करते थे रियलाइज प्रॉफिट्स, यानी ये ऐसे करके इधर गिरते थे, ठीक है, और ये ऐसे करके इधर, ठीक है। हम बना लेते हैं इसको भी। ओपनिंग बैलेंस अगर लिखें तो ओपनिंग शेयर कैपिटल 100 का आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स 55 की आ रही है, और सरप्लस कोई नहीं है। ये सरप्लस रीवैल्यूएशन सरप्लस 2016 में अरोज हुआ है तो OCI के अंदर नजर आ रहा है ना इस साल में। ये स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो फॉर द ईयर होती है ना, फॉर द ईयर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम कहा करते थे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहीं नहीं लेके जाते थे, बल्कि इसके जो 2 जुज़्व होते थे, अलग अलग पोर्शंस होते थे, वो अलग अलग आते थे। पैट निकल कर आता था रिटेन्ड अर्निंग्स में, और रिवेन्यू सरप्लस अपने रिवेन्यू रिजर्व के कॉलम के अंदर आता था, ठीक है। तो कितना है जी 20 और 5। उसके बाद हाँ जी, ट्रांसफर की एंट्री हुआ करती थी विद इन इक्विटी, यहाँ से एक निकल गया, यहाँ पे एक आ गया, तो हमारा क्लोजिंग बन गया 100 रुपया, शेयर कैपिटल 76 और 4। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हुआ करती थी। कुछ अगर याद आ रहा है तो आ रहा है याद, मुश्किल से याद आ रहा है, मैं अल्लाह ही आपका हामी नासिर हो अगर आपको ये याद नहीं आ रहा। शुक्र है अब ये बात नहीं है कि फेल करके भी बैठे हो, मैंने ये कह तो सकता है फिर छोले दे के पास हो हैं, FAR 1 पास किया है तो ये तो किया ही होगा। अच्छा, वो 20 नंबर का सवाल भी इसी का ही था, है ना, हाँ, पास करके आए हो 20 नंबर का सवाल, जिसमें IAS 8 आपको पता ही है मिक्स करता ही है वो, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट बीच में आ गया, तो उसकी वजह से बच्चों की हवा निकल गई। हालांकि क्या यार, एक एडजस्टमेंट थी, बाकी 20 में से 14 नंबर 15 नंबर वैसे ही थे, और वो भी पढ़ते तो हो जाता। तो जिनकी हवा नहीं निकली थी वो आज इधर बैठे, कायम है जिनकी हवा जी। कदम नहीं उखड़ने चाहिए, हवाएं जितनी तेज होती रहे, कदम नहीं उखड़ने चाहिए। से नोट करना है तो कर ले, पिक्चर ले ले, थोड़ी सी रिवीजन मारी है हमने। पहले बता देता ना आज ये करना है, तो बच्चों ने आज आधों ने आना ही नहीं था ना। कुंडी ला दो यार, हूँ कोई ना निकले। अच्छा जी, चले जी शुरू करते हैं काम। जी, शेजाद टेक्सटाइल मिल्स परचेज्ड अ प्लांट फॉर 500 मिलियन ऑन यकम जुलाई 10। प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। STML uses revaluation model for subsequent measurement of property, plant and equipment and accounts for revaluation on net replacement value method. The details of revaluation performed by independent firm of valuers are यकम जुलाई 11, 12 और 13, पहले साल के पहले दिन हो रही है रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो यकम जुलाई, ओ माय गॉड, ये तो मिटा दें भाई, जल्दी से आके मिटा दें, छोड़ दें उसको, जल्दी से आके मिटा दें जी। तब तक मैं मिटाकर शुरू कर देता हूँ, यहाँ से काम तो शुरू करें ना, यहाँ वर्किंग की जगह खाली है जी। यहाँ पे हमारी वर्किंग हुआ करती थी डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, हाँ आ जाए कोई और आ गया आमिर आ गया। आमिर पहले इस साइड को मिटा दे, फिर इसको मिटा दीजिएगा जी। डिस्क्रिप्शन के बाद एसेट का नाम क्या है, एसेट ही है, प्लांट, चलो जी बेटा एसेट ही लिख देता हूँ, पहला दिन है, ज़रा भूले होंगे आप लोग, ठीक है। ये पहले इसको मिटा दे जी, एसेट ही लिख देता हूँ, ज़रा एनू ना मिटा देना जी। बच्चों किस दिन खरीदा हमने, इससे आगे यकम जुलाई 2010, कॉस्ट 500, उसके बाद 30 जून 2000। अच्छा, एक
टिप है मेरी तरफ से, पहले साल में तो मसला नहीं है, वहाँ पे भी उस्ताद आपको बताया करते होंगे, यूज़फुल लाइफ जो है ना, रिमेनिंग लाइफ निकालते हुए रिवैल्यूएशन के बाद बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका हल ये है कि आप जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे ना, तो उस वक्त डेट ना लिखा करें। आपको पता ही है कि लाइफ ये साल के एंड पे ही डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है, तो बाद में आपने डेट लिख लेनी है, ठीक है। चलिए जी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें जी। डेप्रिसिएशन है जी 500 डिवाइडेड बाय 10 जी, कितनी 50, और बुक वैल्यू आ गई 450। अब लिख लें डेट, ये 30 जून 11 की डेप्रिसिएशन है और 30 जून 11 की बुक वैल्यू आ। ये एंट्रीज यहाँ कर लेता हूँ ताकि बाकी सारी तरतीब से आपकी सामने चले, ठीक है। 3 साल की एंट्रीज मैंने करनी है आमने सामने, आपको पता है 3 रिवैल्यूएशंस हैं, तो आपको ज़रा अच्छा महसूस होगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ से अभी 2 कॉलम्स की जगह चाहिए। आज तो इतना ही है, कल फिर इतना हो जाएगा काम जी। बच्चों कोशिश करके इनको एडजस्ट करेंगे जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 30 जून 2011, पहली एंट्री यकम जुलाई 10 पर पीपीई डेबिट, एसेट डेबिट लिख दो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी 500 से। और उसके बाद 30 जून 2011 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 50। को मसला यहाँ तक तो होना नहीं है, ये तो अभी इंट्रो की रिवीजन होगी। अब FAR 1 की रिवीजन शुरू करते हैं। मार्कर यार 1-2 निकाल दो भाई। अच्छा, प्लांट ही लिखना चाहिए यार, आप इतने छोटे थोड़े ही हो, बस प्लांट और एंट्रीज में भी प्लांट, ताकि बस अभी आदत हो। प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन चलो ये तो बचपन में कहा जाता है, चलो 2-4 दिन एसेट लिखते रहो, फिर बाद में एसेट का नाम लिखने लग जाओ जी। बच्चों अब अगला साल आता है और हमने इस एसेट को अब रीवैल्यू करना है, ऐसे ही है ना। साल के पहले ही दिन एसेट क्या होने लगा है, रीवैल्यू। तो 30 जून 2011 पर एक लाइन खाली छोड़ा करते थे, वर्किंग में रीवैल्यूड अमाउंट लिखा करते थे। जिन्होंने नहीं लिखा वो अब लिख ले, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। हम असल में पहले उसने कल छुट्टी की है, तुमने भी कल मेरे ख्याल में छुट्टी की है, ठीक है ना। और तुम दोनों आज बैठे हो, तुम लोगों को पता ही नहीं तुम लोगों के साथ हो क्या गया, तुम लोगों को पता ही नहीं तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ठीक है ना। एक सवाल, उस सवाल को ज़रा एक दफ़ा पढ़ के देख लेना। और भाई उसको असगर को बुलाएं, उसे कहें इनके नाम नोट कर लें, IT लैब वालों को भी बता दें इनको लेक्चर्स नहीं लेने देने, बिल्कुल भी, यही बात है। अच्छा जी सुने, अब भाई हमने बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना होता है। और चलो 30 जून 11 नहीं, वो जो डेट है वही लिख लेते हैं, यकम जुलाई 11, उससे अगला साल जो है, साल का पहला दिन जो है, हमने क्या करना है, हमने 2 चीज़ों को कंपेयर करना होता है। मैंने ब्लू इसलिए कर दिया कि अगले साल की तरह एंट्रीज अलग कलर से चले, दूर से नज़र आता रहे, ठीक है। हर साल चेंज करते रहेंगे। अब यकम जुलाई 11 को सवाल वाला कह रहा है कि हमारा एसेट कितने पे चला गया है, 630 पर। तो अपने एसेट को उठाएं, 630 पर लाएं। 630 पर अगर एसेट आएगा, पहले ये एसेट कितने पर था, 450 पर। 450 से बढ़ाना पड़ेगा 630 पे लाने के लिए, ऐसा ही है। कितना आता है ये 180। बैलेंसिंग फिगर निकाला करते थे कि जी ये रीवैल्यूड अमाउंट है कितनी, 630। अगर 630 पर हमने अपने एसेट को लाना है तो हमें 180 से इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस होता था, ये सरप्लस के कॉलम में भी नजर आ रहा है, ठीक है जी। ले जी, अच्छा अब पहले डेप्रिसिएशन की बात ही कर लेते हैं। जब एक बार डेप्रिसिएशन हो जाए, जब एक बार ये रीवैल्यूएशन हो जाए, तो फिर आप उस ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ के ऊपर लेकर नहीं चल सकते। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास एक एसेट है और वो एसेट जो है वो मैंने 80 रुपये का ख़रीदा था, और उसकी लाइफ 4 साल थी। 1 साल गुजरा था,
60 पे उसकी बुक वैल्यू पड़ी थी, ये क्या है इसकी बुक वैल्यू, मैंने इसको उठाकर इसकी फेयर वैल्यू पर रख दिया 110 पे, 120 पे, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर तो हमने 80 डिवाइडेड बाय 4 करके ये डेप्रिसिएशन निकाली हुई है, ऐसे ही है, बोलो। तो अब जब ये एसेट हमारा चला गया है 60 से उठ के 120 पर, सरप्लस ठीक है आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, जो भी है उसको छोड़ो, मेरा एसेट किस पे चला गया 120 पर, तो क्या मैं वही पुराना 20-20-20 लेकर चल सकता हूँ? नहीं, मुझे इस 120 को पकड़ना पड़ेगा और रिमेनिंग लाइफ 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो कहीं जाकर 40 और 40 मेरा एसेट फुली डेप्रिशिएट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी एसेट रीवैल्यू हो जाए तो हमने रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिशिएट करना होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिशिएट करना होता है। अब यहां पर आकर वो मसला आता है जो बच्चे करते हैं अक्सर, एक ब्लू मार्कर भी और देना यार, ठीक है। वो मसला ये आता है कि बच्चे यहां पर लिखते हैं, अभी ना लिखेगा 30 जून 12, अब जब यहां 30 जून 12 लिखते हैं तो इसका मतलब वो इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाल रहे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकाली है हमने? जिस दिन ये एसेट को फेयर वैल्यू पर लेकर गए, इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 1 2 3। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एंट्री करने की डेट होती है साल का आखिरी दिन, तो साल के आखिरी दिन की डेट सामने लिखते हैं और रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर निकाल लेते हैं, जो कि 2 है। गलत नहीं हो जाएगा? रिमेनिंग लाइफ भी उसी दिन निकालनी है जिस दिन एसेट को रीवैल्यू किया है। तो इसके लिए मैं कह रहा था कि बेहतर क्या है, डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट ना लिखें, नॉर्मल रूटीन में चाहे लिखते रहें, लेकिन जब एक बार रीवैल्यूएशन हो जाए ना, तो उस रीवैल्यूएशन के बाद जब डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो फिर एहतियात करें, फिर आपने बिल्कुल भी डेट नहीं लिखनी। गॉट इट? ठीक है। तो यहां पर हमने डेप्रिसिएशन लिखा, अब हमें क्या चाहिए, क्या डेप्रिसिएट करना है हमने? रीवैल्यूड अमाउंट को। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 630। अब ये रीवैल्यूड अमाउंट की रिमेनिंग लाइफ, इस रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट करना है। ये ब्लू नजर आ रहा है ना, एंड वालों ब्लू नजर आ रहा है ना सबको? ठीक है जी। तो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट करना है। यहां तो डेट है नहीं कि आप कंफ्यूज हो, रीवैल्यू किस दिन हुआ है? जिस दिन पे ये रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है उसी दिन पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। तो यहां खड़े होकर आपने कहा अगर एसेट 1 जुलाई 10 को खरीदा था और उस वक्त इसकी लाइफ कितनी थी? 10 साल, तो 1 जुलाई 11 तक कितना अरसा गुजर गया? 1 साल। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है? तो डिवाइडेड बाय 9, और क्या था? 70। ये डेप्रिशिएट किया आपने और साथ ही आपने सरप्लस को भी खत्म करना है। सेम वही ट्रीटमेंट सरप्लस के साथ करें, 20। इसको मैं, वो बच्चे कह रहे हैं हशर नशर, मतलब जो आपने एसेट के साथ करना है वही आपने सरप्लस के साथ करना है। दरअसल उसकी वजह ये होती है कि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ये एसेट खत्म हो वैसे वैसे सरप्लस भी खत्म हो जाए, सेम उसी दिन जिस दिन एसेट खत्म हो। तो 30 जून आप बेशक लिख लो, 30 जून 12, और फिर 30 जून 12 की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 560। और तो अब ये एंट्रीज हम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो फॉर द ईयर एंडेड, 30 जून 2012। जी बच्चों, साल के पहले दिन क्या हो रहा है जी? एसेट रीवैल्यू। क्या हो रहा है? एसेट। अब रीवैल्यूएशन के दिन हमने कौन सी 2 चीजों को कंपेयर किया, सोच के बताएं। रीवैल्यूएशन के दिन जब ये सरप्लस आया है, ये सरप्लस बैलेंसिंग निकाला है ना, ये सरप्लस बैलेंसिंग निकाला है किन 2 चीजों को कंपेयर करके? ऐसा ही है। तो इसका मतलब बुक वैल्यू फेयर वैल्यू से कंपेयर होगी तो सरप्लस, ये रीवैल्यू होगा एसेट, सरप्लस लॉस आएगा। अब मैंने एसेट अकाउंट किस पे रखा हुआ है? कैसे पता लगा कॉस्ट पे रखा हुआ है? डेप्रिसिएशन की एंट्री, और ये होता बाय डिफॉल्ट ऐसे ही है क्योंकि स्टैंडर्ड भी यही रिक्वायर करता है ना। नोट बनाते हो आपने पढ़ा होगा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अलग बताओ, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग बताओ, फिर नोट की शक्ल भी उस वजह से इस तरह की बनती थी जैसी हम देखते थे। खैर एनीवेज, एंट्री अगर हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे होता है। और अगर डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री हो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट किस पे पड़ा हुआ है? कॉस्ट पे। तो हमारा एसेट अकाउंट किस पे होता है? बाय डिफॉल्ट कॉस्ट पे ही होता है। अब हमारा एसेट अकाउंट पड़ा हुआ है कॉस्ट पे, लेकिन हमने रीवैल्यूएशन के दिन
कॉस्ट को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर नहीं करना, बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहला स्टेप ये करना पड़ेगा कि हम अपने एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पर लाएं। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पर लाने का तरीका क्या है? जितनी डेप्रीसिएशन आज तक इकट्ठी हो चुकी है उसको वहां से डेबिट करके एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दें, एसेट अकाउंट में फेंक दें। ये होती है ट्रांसफर की एंट्री। यही वो मेथड है जो आईकैप टेस्ट करता है, एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, कि आप जितनी डेप्रीसिएशन आपकी पड़ी हुई है उसको आप एलिमिनेट कर दें। अब डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेशन का जो बैलेंस होता है नेचर क्या है? क्रेडिट। तो उसका जो बैलेंस पड़ा होगा उसको अगर आपने एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे? डेबिट करके दूसरा फेंकना कहां पे था? इसको एसेट में। और वो दूसरा इंपैक्ट भी कौन सा बनता है? क्रेडिट। और इससे होगा भी क्या? एसेट की कॉस्ट डेबिट पर पड़ी होती है ना, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेबिट क्रेडिट होती है तो वो बुक वैल्यू पे आ जाता है। तो पहली एंट्री जो हम ट्रांसफर की किया करते थे वो एंट्री सबसे पहले रीवैल्यूएशन करते थे। सबसे पहले आप क्या एंट्री किया करेंगे? 1 जुलाई 2011 है, ठीक है। सबसे पहले आपने करना है जी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आपने एंट्री करनी है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट। कितने से? आज तक 50 रुपया ही डेप्रीशिएट हुआ था, ठीक है। यहां तक काम हो जाएगा उम्मीद है जी। तो 50 से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, ये मैंने क्या किया जी? ट्रांसफर। मैं नरेशन नहीं लिखवा रहा, जरूरत नहीं है, वैसे जबानी बता रहा हूं कि हमने किया है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का जितना बैलेंस पड़ा था रीवैल्यूएशन वो ट्रांसफर किया है एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट किस पर आ जाए? बुक वैल्यू पे, ताकि बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करके गेन या लॉस निकालें। नीनो आ रही है सर? FAR 1 की रिवीजन है ना, बड़े ध्यान से ले लो ये रिवीजन। कल जब यहाँ 2 कॉलम ऐड होने हैं और पता नहीं क्या कुछ होना है तुम लोगों के साथ, अभी तो इसको हमने ये भी देखना है, आगे टैक्स आएगा, फिर करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स में इसका ट्रीटमेंट भी देखना है आपने। टैक्स वाले रीवैल्यूएशन को भी नहीं मानेंगे, फिर मुसीबत पड़ी होनी है। अभी तुम कहाँ पे बैठे हो? थोड़ा ध्यान से शौक से इसको रिवाइज करो, वरना कल शॉक्स लगेंगे तुम्हें, ठीक है। आज शौक से रिवाइज कर लो, ये जरूरी है तो रिवाइज करवाया जा रहा है बगैर टैक्स की मिक्सिंग के। आज का दिन पिछले सवाल का भी कूल डाउन फेज है, जिन्होंने नहीं किया घर पे कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा ये बुनियाद भी है अगली फ्लाइट जो हमने कल पकड़नी है इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, अब सबसे पहले क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन के दिन सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसफर की एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, डन। अब एसेट बुक वैल्यू पे आ गया। अब देखो, इस एसेट को बढ़ाओ, इस एसेट को बढ़ाओ, ये एंट्री होती है रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की। ये एंट्री तो सिर्फ एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू बनाने की थी ना, रीवैल्यूएशन की तो ये एंट्री बनी। वैसे रीवैल्यूएशन की समझो 2 एंट्रीज होती हैं, पहले एसेट को बुक वैल्यू पे लाने की इस मेथड में, और फिर सरप्लस या लॉस को रिकॉर्ड करने की। तो सरप्लस है, लॉस है? एसेट बढ़ रहा है, एसेट प्लांट डेबिट नेचर की चीज है, बढ़ रहा है, तो प्लांट डेबिट 1 जुलाई 2011 पर प्लांट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती थी। फॉर द ईयर जो सरप्लस अरोज हुआ है वो कहां से रूट होकर आता है? अभी तो मैंने बताया आपको, ठीक है। OCI जी कितना? 180, डन हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली एंट्री जो होगी वो होगी डेप्रीसिएशन की 30 जून 2012 पर। डेप्रीसिएशन की एंट्री तो आप मशहूर ज़माना एंट्री सबको पता ही है, डेप्रीसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से? 70 से। और आपको पता है ये हुआ क्या है? आम हालात में डेप्शन 50 रुपये आया करती थी, जब एसिड रीवैल्यू नहीं हुआ था उस जमाने की बात है, डेप्रीसिएशन 50 रुपये आती थी। अगर एसिड कभी भी रीवैल्यू ना होता तो डेप्शन आज भी और अगले 8 साल भी, मतलब पूरे 10 साल डेप्शन कितनी आनी थी? 50। लेकिन रीवैल्यूएशन की वजह से इस साल आप गौर फरमाएं तो डेप्रीसिएशन 20 रुपए से ज्यादा आई है, 70 रुपए हो गई ना, 20 रुपए से डेप्शन क्या हो गई है? ज्यादा। तो असल में ये जो एंट्री पड़ रही है ना इधर नशर वाली, ये असल में इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है। किसकी जी? इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। अच्छा, बड़ी छोटी छोटी बातें जो यहाँ पे सिखा रहा हूं मैं, हालांकि आपको लग रहा है FAR 1 रिवाइज हो रही है। मैं एक बात ये कर गया कि इस डेप्रीसिएशन में इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन पड़ी है, क्या गलती है इसमें? इसमें कोई गलती नहीं है, यही अकाउंटिंग है। वो अलग बात है कि अगला काम हमने करना है ट्रांसफर का, वो बात की बात है। लेकिन पर्चे में सवाल आएगा और सवाल में लिखा होगा
ये अब IAS 12 का सवाल आएंगे, उसमें लिखा होगा कि द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड्स इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ 20 रुपये, और बच्चे कहेंगे ओ गलत हो गया, निकालो इसको। गलत नहीं है, PNL में यही डेप्रिसिएशन जानी है। तो छोटी छोटी बातें बड़े ध्यान से, वो रिवैल्यूएशन सीख आए आप, अब उसकी एप्लीकेशन जब आगे बढ़नी है तो थोड़ा सा अब एक स्टेप आगे आप जा रहे हैं ना, तो पहले जरा वो दोबारा से वो क्या कहते हैं ना, फटा साफ कर रहे हैं, ठीक है ना, कपड़ा छपड़ा मार रहे हैं, जो FAR हमने पढ़ा था उसको साफ सुथरा करके फिर इसके ऊपर आज हमने वो नई डिश तैयार करनी है कल इंशाल्लाह, ठीक है। चलें आगे। अब जी रीवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रांसफर करना है रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो इसकी लॉजिक भी समझाता हूं अभी इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले इस एंट्री की कोशिश करो कि ये बन जाए। रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या होती है? क्रेडिट है, अनरियलाइज गेन है ना, यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नेचर की चीज जो है ये कम हो रहा है, मतलब डेबिट हो रहा है, तो फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग्स को हम क्रेडिट कर लें। इसकी अब मैं लॉजिक समझाने लगा हूं, लेकिन यहां तक, बल्कि पहले लॉजिक समझा के फिर ही अगली बात पूछूंगा समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलें लॉजिक समझें। ये समझ आ गया, ये मिटा दूं कि जब भी रीवैल्यूएशन होनी है आपने रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट करना है, तब काम चलेगा, पुराना वाला मामला नहीं चल सकता। और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है? जिस दिन ये फेयर वैल्यू है। बस ये दो बातें यहां पे याद रखनी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो होगी ना एंट्रीज। एक अब एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ये मुझे माजरत के साथ थोड़ी देर में मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अगले साल की एंट्रीज करनी है, इसलिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो इसको नोट करने में तो नोट कर लीजिएगा, फिलहाल तो सिर्फ समझे। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में PNL होता है, जिसमें चलते 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 हम पैट तक आते हैं, और उसके बाद OCI होता है। बातें ना करो ना यार, जो भी करना है उसका उनको कह दो अगर आपसे नहीं हो रहा तो। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, ये समझाने लगा हूं मैं अब आपको, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज अभी तक सवाल में नहीं गिवन है वो ये है, इसको कुछ अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, बताओ। 500 तो करो, 100 नहीं, वो फिर बाकी चीजें ऊपर निकल जाएंगी ना। तो पैट कितना आ गया? 500 रुपया। ये मैंने 500 रुपया क्या किया जी? अज्यूम। क्या किया मैंने? अज्यूम। ओके, उसके अलावा सारी चीजें मैं आपके सवाल वाली डालूंगा, बस ये 500 मैंने अज्यूम किया, ठीक है, ताकि यहां पे फिगर्स पहुंचाते हुए मैं जरा आपको समझा सकूं। अब मुझे बताओ, ये कौन सा साल है जी? 30 जून 2012। इसमें ये एंट्री हुई है ना, समझाने लगा हूं, ठीक है। अब 30 जून 2012 का साल समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब 30 जून 2012 के साल में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यहां कहीं आपको पता आया होगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना? 70 का, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, 500 में प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और OCI के अंदर ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है कितना? 180 का। और इसका टोटल हम किया ही नहीं करते थे, बच्चे कहीं करते भी होंगे तो ये कहीं जाता नहीं है बाय द वे, ठीक है ना। अब इसके बाद याद है? नहीं याद तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। पैट कहां जाता है? रियलाइज्ड गेन्स, रियलाइज्ड प्रॉफिट कहां जाते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। और अनरियलाइज्ड वाले अलग, ठीक है ना। अब यहां से निकला ये 500, ये इधर गिर गया, और यहां से निकला 180, और ये इधर गिर गया। ओपनिंग का मुझे नहीं पता भाई, डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका पता 16 वाले साल के स्टार्ट में कितना सरप्लस था? नहीं था ना, 0 था ना। अब यहां से निकली चीजें, देखो ये एंट्री क्या हुई है, ये देखो, ये देखो, ये तो ट्रांसफर की एंट्री थी। ये एसेट को जब मैंने रीवैल्यू किया, इसकी एंट्री क्या पड़ी? प्लांट बैलेंस शीट में डेबिट और सरप्लस इन OCI क्रेडिट। यही तो मैं कह रहा था, सरप्लस इन OCI लिखना है, ठीक है ना। तो ये OCI के अंदर नजर आ रहा है आपको फॉर द ईयर, ठीक हो गया। उसके बाद एंट्री पड़ी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये PNL के अंदर एक्सपेंस आ गया, दूसरा तो इंपैक्ट बैलेंस शीट में चला गया। और तीसरी एंट्री जो हुई है वो आपको अब मैं समझाने लगा था, तो मैंने कहा अब ये दोनों उठ के आएंगे इधर। क्या लिखवाया था अभी इधर? टोटल कंप्रीहेंसिव
इनकम 2012 की, ठीक है ना। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो 2012 की है उसमें से 500 आ गया इधर और 180 आ गया इधर। अब ये दोनों हमसाए हैं, जरा ध्यान से सुनना, ये दोनों क्या हैं, जुगाड़ ही लगा के समझाना होता है, ठीक है। बाद में फिर लॉजिक भी और भी क्लियर कर दूंगा। ये दोनों हमसाए हैं। ये पता क्या कह रही है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कह रहा है यार हमसाए, तुझे पता है तेरी वजह से मुझे 20 रुपए का नुकसान हो गया। इसने कहा क्या? मैंने कहा हाँ हाँ, जब तू आया तो एसिड बढ़ गया और उस वजह से डेप्शन 70 पे चली गई। अगर तू दुनिया में ना आता तो मेरी ये डेप्रिसिएशन होती 50, जिस वजह से मैं होता 520 पर। तेरी वजह से मैं 20 रुपए कम हूं। तो मेरी मान, तू ये अपना नुकसान ना खुद ही बर्दाश्त कर। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है यार, ऐसे कर लेते हैं यार, ये पकड़ो 20, तुम ये ले लो, तुम वापस 520 पे चले जाओ। अगर मेरी वजह से सारे नुकसान तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं तो यार दुनिया में मैं लोगों को नुकसान देने थोड़ा ही आया हूँ, ये पकड़ो अपना नुकसान। हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को। वो डेप्रिसिएशन जो मेंटल हुई थी, ठीक है, पहले 50 होनी थी, मेंटल हो गई 70 हो गई, ठीक है ना, मेंटल होकर छुट्टी कर दी हमने, है ना। तो मेंटल जो हुआ होता है बंदा, उसको क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो इंक्रीमेंटल थी उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, सरप्लस से निकाला। क्या वजह हुई, रिटेन्ड अर्निंग ने क्या कहा, इसने कहा कि देख भाई तेरी वजह से मुझे ये 20 का नुकसान हुआ है, तो तू ये नुकसान खुद बर्दाश्त कर, मुझे ये 20 का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना। तो इसने यहाँ से 20 निकाल लिया हमने और यहाँ पे लिख दिए। इसलिए खुदा के लिए इस रीव एंड सरप्लस के साथ आपने OCI नहीं लिखना, कभी भी नहीं लिखना। आने वाले दिनों में ये बहुत अहम होने जा रही है बात। वैसे तो आप पढ़ के आए हैं, लेकिन ये दोनों एंट्रीज डिफरेंट हैं। ये भी रीवैल्यूएशन सरप्लस है, आपको सर ऊपर सरप्लस नहीं है, ऊपर RS है, ये लो ऐसा ही लिखता हूं। ये भी रीवैल्यूएशन सरप्लस है और वो भी रीवैल्यूएशन सरप्लस है। अब दोनों में फर्क क्या है बताओ। ये OCI आपने सिर्फ किसके साथ लिखना है, जिस एंट्री में सरप्लस या लॉस अरोज हुआ करेगा, जिस साल में रीवैल्यूएशन होगी, ये RS के साथ OCI सिर्फ उस साल में लिखना है और सिर्फ उस वक्त लिखना है जिस वक्त ये सरप्लस आया था। तो प्लीज ये याद रखना है, इसके साथ OCI नहीं लिखना। क्या ये OCI से रूट होके आई है एंट्री? खुद देख के बताओ, क्या ये OCI से रूट होके आई है? सही है, तो ये लॉजिक समझ आ गई। अब एंट्री की लॉजिक क्या है कि आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन 20 रुपए से बढ़ गई, इस वजह से प्रॉफिट जो है वो 20 रुपए से कम हो गया। तो इधर जब हम साय में दोनों आ गए तो इसने कहा यार तेरी वजह से, देखो ना, रीवैल्यूएशन मॉडल को ऑप्ट करना है तो एसेट को फेयर वैल्यू पे तो ले जाना है। अब जब एसेट किताबों में 630 पे नजर आ रहा है तो उसकी डेप्शन भी तो उसी हिसाब से ही होगी। तो ये कोई गलती नहीं है, स्टैंडर्ड की बात मानी, डेप्शन ज्यादा होगी, लेकिन हमसायों के आपस में झगड़ा हो रहा था तो उसको दूर करने के लिए हमने ये ट्रांसफर की एंट्री करनी है। तो आम हालात की निस्बत डेप्शन 20 रुपए से बढ़ गई। जब 20 रुपए से बढ़ गई तो फिर प्रॉफिट 20 से कम हो गया। अब ये जब दोनों अपने अपने घरों में पहुंच गए तो इसने हमसाये का, हमसाये तेरी वजह से मुझे 20 का नुकसान हो गया, ये तू बर्दाश्त कर ले। कहा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। यहाँ से 20 रुपए निकाले, इधर रख दिए। दोनों की नेचर क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो ये क्रेडिट नेचर की चीज कम हुई तो डेबिट, ये क्रेडिट नेचर की चीज बढ़ गई तो ये क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री। इसको नोट करें क्योंकि ये मैंने मिटा देना थोड़ी देर में। पिक्चर ले लें। अच्छा जी, बच्चों अगला साल शुरू होता है और अगले साल के शुरू में ही दोबारा से एसेट क्या हो गया है, रीवैल्यू। ऐसा ही है, यकम जुलाई 12 पर एसेट दोबारा क्या हो रहा है, रीवैल्यू 320 पर ले जाना है हमने। तो यकम जुलाई 2012 पर आप रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। साल के पहले दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, साल के आखिरी दिन भी हुआ करती थी, हो जाया करेगी हमारे सवालों में, ठीक है जी। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बताई थी सवाल ने, 320।
अब मुझे बताओ एसिड को 560 से कहां पर लेकर आना है? तो ये तो कम करना पड़ गया, यानी नहीं, कम नहीं करना पड़ा। नो सर, किसने बोला है? ऐसे ही नो सर बाजियां करते हैं मेरे साथ जी। तो 560 से एसिड को ले आए 320 पर जी, 240 का आ गया लॉस। यहां पे आपने लिखा रीवैल्यूएशन लॉस। अब लॉस तो फ्यूचर का पीएनएल में चला जाता है, तो इसलिए ये लॉस अगर इधर ले जाएं तो अब होगा क्या? होगा ये कि देखने वाली आंख देख रही होगी कि एक एसिड है फ्यूचर में, उस पर गेन भी आ रहा है, और एक एसिड, उसी एसिड के ऊपर फ्यूचर में लॉस भी आ रहा है। तो देखने वाली आंख तो कंफ्यूज हो जाएगी। परेशान ना करो देखने वाली आंख को, ये मुनासिब नहीं है कि एक एसिड की ही मद में आपको एक एसिड से ही फ्यूचर में गेन भी होता नजर आ रहा है और लॉस भी। दोनों को अलग अलग नहीं दिखाना, नेट कर लें। क्या कर लें? नेट कर लें। अगर आपको लॉस आया है तो पहले देखो कुछ सरप्लस तो नहीं पड़ा, पड़ा है तो उसको खत्म करो। जो फिर भी लॉस बच जाए तो उसको पीएनएल में ले जाओ, ठीक है? गमों के पहाड़ टूट पड़े, पहले खुशियां खाएंगे तो फिर बैलेंस के अंदर भी गम बचेंगे तो आगे जाएंगे, ठीक है? तो यहां पर हमने चेक करें क्या करना है। सबसे पहले इस 240 के लॉस ने इस सरप्लस को खा जाना है, फिर भी लॉस बच गया तो वो लॉस जाएगा पीएनएल। ठीक है जी। अब ये दोबारा बनाना तो था, लेकिन जरा इधर करके बनाया तो काम हो जाता। अच्छा जी, अब रीवैल्यूएशन हो गई है। रीवैल्यूएशन के दिन कितनी एंट्रीज होती हैं? दो दो दो, बार बार बोलें, दो। रीवैल्यूएशन के दिन कितनी एंट्रीज होती हैं? दो। पहली एंट्री ट्रांसफर, किसकी ट्रांसफर? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंस की ट्रांसफर। किधर? एसेट अकाउंट में। क्यों? ताकि वो बुक वैल्यू पे आए। क्यों? ताकि वो रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करे और सरप्लस लॉस निकले। तो रीवैल्यूएशन एलिमिनेशन मेथड के अंदर रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज होती हैं। पहली, जितना बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्ट अकाउंट के अंदर पड़ा है वो ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में, ताकि वो किधर आ जाए? बुक वैल्यू पे, ठीक है? तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 जो है, इसके अंदर यकम जुलाई 12 पर आपने सबसे पहले एंट्री करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट। अब ये आपको देखना पड़ेगा। देखो ना, 50 का एक्यूमुलेटेड एक्शन का बैलेंस जो पड़ा था वो तो पिछली रीवैल्यूएशन के दिन एलिमिनेट होकर नील हो गया था। तो अगर पिछली रीवैल्यूएशन पर एलिमिनेट होकर नील हो गया था तो फिर इस दिन तो इसके बाद की ही डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, और वो एक ही साल है, और उस एक साल की डेप्शन कितनी है? 70 रुपए। तो 70 रुपए की डेप्शन आप एलिमिनेट कर दें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। उसके बाद ये वर्किंग ही आपको एंट्री करवा रही है। गौर से देखें तो प्लांट क्रेडिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, सरप्लस डेबिट, पीएनएल में लॉस डेबिट। तो इसी तरतीब से लिखेंगे, हमें क्या जरूरत है सीधा करने की, ठीक है? क्रेडिट वाले को पहले लिख देंगे बस, थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है? तो प्लांट क्या हो गया? यकम जुलाई 2012 को प्लांट क्या हो गया? क्रेडिट। कितने से? 240 से। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया? डेबिट। लेकिन इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा? ओसीआई। क्या लिखना पड़ेगा? ये फॉर द ईयर जब भी मूवमेंट आएगी रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर, तो वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो रूट होके आनी है ओसीआई से। सर जा तो नहीं रहे? बस खत्म कर रहा हूं मैं, खत्म हो गया काम जी। ओसीआई कितना? 160, ठीक है जी। और पीएनएल डेबिट कितने से? 80 से। ये बैलेंसिंग हमने इधर फेंका था, ऐसे ही है। तो ये अगेन क्या आ गया? ओसीआई। तो ये इस एंट्री के अंदर आपको ओसीआई नजर आएगा जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही होगी उस दिन वाली एंट्री में, ठीक है? चले आगे, को मसला यहां तक? अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा जी? ईयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन की बारी आएगी, और डेप्शन के लिए आपको क्या बताया है?
डेट नहीं लिखनी, एहतियात करनी है, डेट नहीं लिखनी। डेप्रीसिएशन 320 को डेप्रीशिएट करना है, रिमेनिंग लाइफ इस दिन निकालें। यकम जुलाई 10 से यकम जुलाई 12 तक 2 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग कितने हैं 8। और इस 80 के साथ भी ऐसे ही कर दें। क्यों करते हैं अभी बताता हूं जी। 40 और इसको कम करना है ना तो +10 लिखना पड़ेगा, ऊपर माइनस पड़ा हुआ है। कम करना है ना इस फिगर को, दोनों चीजों को कम करना है। कम क्यों कर रहे हैं बताता हूं अभी, ठीक है जी बच्चों। अब बुक वैल्यू कितनी आ गई 280 और 70। 30 जून 2013। अब बच्चों डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा की तरह से 30 जून 13 पर डेप्रिसिएशन की एंट्री तो वही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? ओ आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन 10 रुपए से इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी बता देता हूं, उसी तरह से लॉजिक जिस तरह से पहले दी है, जरा क्विकली देख लें। अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में पीएनएल आता है, आपको पता है, और उसके बाद ओसीआई आता है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपके शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस आते हैं। असगर को बुलाएं जरा भाई, वैसे तो है अभी टाइम, वैसे उसको रहने दे, बल्कि वो कह के गया, ठीक है। अच्छा अब पैट कुछ अज्यूम कर लें, कुछ भी अज्यूम कर लें, 300 रुपये ऐसे ही अज्यूम, ये मैंने अज्यूम किया है, ओके। अब मुझे बताओ इस साल में डेप्रीसिएशन कितनी आई? 40 की डेप्रीसिएशन यहां कहीं चार्ज हो गई, ठीक है 40। और ये जो पीएनएल वाला लॉस है ना, लॉस, ये भी इधर ही जा रहा होता है, इसका नाम होता है इम्पेयरमेंट लॉस, लिख रहा हूं माजरत, रीवैल्यूएशन लॉस। कितना? 80। अब मुझे बताओ जब यहां से, अच्छा यहां से ओसीआई जो है उसके अंदर रीवैल्यू सरप्लस भी नेगेटिव होकर जाता है, ठीक है ना। रीवैल्यू सरप्लस ओसीआई वाला जो है ये सरप्लस नहीं, बेसिकली ये ऑपोजिट साइड होकर गई है 160। ये समझ ना भी आया तो खैर है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, टाइम जरा कम है, कल फिर बता दूंगा, मसला नहीं है। ये 300 निकल कर आ गया, पहले ओपनिंग लिखो। ओपनिंग कितना है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका पता था पिछले साल कितना था, 160 था ना, 160। अब यहां से 300 निकला, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 300 निकला, 160 नेगेटिव निकला, इसके पल्ले रहा ही कुछ नहीं। इस बेचारे को क्या कहेगा? उल्टा क्या हो रहा है बेसिकली, हो ये रहा है, हमने रिटेन्ड अर्निंग्स से कहा, ये असल में +1 प्लस मतलब पता है क्या है, हम रिटेन्ड हम आरई को कह रहे हैं जो तुम्हें एकदम से डज लगी है ना, ये 80 की एकदम से डज लगी है 80 की, ये तुम्हें अब हम अगले 8 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके रिवर्स करवाएंगे। वो कैसे? नॉर्मली डेप्शन होनी चाहिए थी 50, लेकिन देखो तुम्हारी इस साल भी कितनी आई है 40, अगले साल भी 40, अगले साल भी 40, तो ये तुम्हें एकदम डज लगी है ना 80 की, ये हम अगले इस साल से लेकर अगले साल तक हर साल 10-10 रुपए करके तुम्हारी इस डज को हम रिवर्स कर देंगे। लेकिन अब चूंकि डज भी इधर ही पड़ी है, रिटेन्ड अर्निंग्स किसको जाके कहे तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ, किसको जाके कहे? इसको तो नहीं कह सकता, ये तो बेचारे के अपने पल्ले कुछ नहीं रहा, इसके अंदर तो फ्यूचर के लॉसेस इधर ही आ जाते हैं, तो डज भी इधर ही है और उसका फायदा भी इधर ही है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, आरई डेबिट आरई क्रेडिट, आरई क्रेडिट आरई डेबिट। भाई क्या बात कर रहे हैं, पीएनएल के अंदर ही दोनों चीजें पड़ी है ना, तो इस एंट्री को करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग में क्यों लिखते हैं ये अब आज टाइम नहीं है, मैं फिर किसी को बताऊंगा। वैसे इतनी सी बात बता दूं, अगर इसको वर्किंग में ना लिखें तो जब आगे जाएंगे तो आगे जाने पर जो गेन लॉस आता है वो गलत हो जाएगा। छुट्टी नहीं दी अभी मैंने, ठीक है। अब ये एंट्री नहीं होनी, याद रहेगा, अगला साल आता है और ये आखिरी साल है, और ये आसान है, अब इसमें कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ एंट्रीज लिखनी है मैंने, 2 मिनट चाहिए। यकम जुलाई 13 पर असल में दोनों काम हो गए ना एक एक बार, तो तीसरी बार तो अब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मुझे पता है तुम मिटाने लगे हो, वो सिर्फ परली वाली साइड यहां से ऑनवर्ड, मुझे पता है तुम मिटा रहे हो इस लाइन से इधर, मुझे पता है, बेशरम आदमी, मिटाओ जी। रीवैल्यूड अमाउंट बताएं, ये एंट्री है ना, मिटा देना जी। रीवैल्यूड अमाउंट जी,
5 बताएं जी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, कुर्बानी आ रही है, केडा सोना ले ला माशाल्लाह। ऐसे जाके कहेंगे ओ रिवैल्यूएशन सरप्लस, सरप्लस, खुशियां आ गई। तो गम है तो खुशियां भी हैं, खुशियां हैं तो गम भी हैं। ये तो दुनिया है, चलता रहता है, कभी गम होंगे कभी खुशियां होंगी। कभी खुशियां इतनी होंगी कि गमों को रिवर्स कर डालेंगी, कभी गम इतने आ जाएंगे खुशियों को खा जाएंगे। कोई बात नहीं, चलते रहना है, चलती का नाम गाड़ी है, ये तो होता रहता है जी। 280 की खुशियां आई, पहले उन्होंने इकट्ठा ही जाके इस गम को रिवर्स कर दिया और फिर 210 बच गया। ठीक है जी। अब ये 210 तक की एंट्रीज कर लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। लो भाई लो, अब तो याद हो गया। असल में ये रिवीजन होनी है तो कल नई चीज सीखोगे। अगर ये रिवीजन ना करते हो, डायरेक्ट में टेक्स्ट डाल देता तो आप कहते यार समझ कुछ नहीं आ रही। हालांकि मसला ये होना है कि इधर फंसे हुए थे, वो भूल रहे थे। तो जल्दी बताओ भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। तो ट्रांसफर की एंट्री 1 जुलाई 2013 पर करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट, कितने से? ये 50 तो खत्म हुआ था, ये 70 भी खत्म हो गया था, ये 40 पड़ा। उसके बाद जी 1 जुलाई 13 पर हमारी वर्किंग हमें खुद एंट्री करवाती है। एसिड प्लांट डेबिट प्लस क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट। ठीक है जी। तो प्लांट डेबिट कितने से? 280 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये होता है ना रीवैल्यूएशन के दिन वाला रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन लॉस, पहले सरप्लस पड़ा था उसको खा रहा है, या फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। जब भी रीवैल्यूएशन के दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम हिट हो, जब भी रीवैल्यूएशन के दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला कॉलम हिट हो, तो ओसीआई को हिट लगती है ये वाली। ठीक है, बोले 210 क्रेडिट, सॉरी ये एंड पे निकला था, खैर 210 क्रेडिट। और पीएनएल इधर क्यों नहीं लिख रहा मैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई और पीएनएल। बच्चों की शक्लें मुझे नजर आ रही, टेंशन होने लग जाती है जी। 70। उसके बाद जी अगला काम वही है, डेप्रिसिएशन के लिए डेट नहीं लिखेंगे, बस डेप्रिसिएशन। तेजी तो नहीं होगी अब। रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर निकाल रहे हैं, इस दिन 7 और 210/7। अब लिख ले बेशक इधर 30 जून 2014। और बातें ना करो ना यार, ये बुक वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये क्या है? ये कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस कुछ और हुआ करेगी। जेन बना रहा हूं, ठीक है जी। 80 और 480 और 180। तो बस 2 एंट्रीज, यही पता लग गया। सरप्लस का बैलेंस पड़ा हो तो डेप्शन की 2 एंट्रीज होती हैं, नहीं तो 1। तो 30 जून 2014 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? अब आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन 30 रुपए से ज़्यादा है, तो 30 की इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफ़र करेंगे जी 30 जून 14 पर। लेकिन यहाँ पर जो आप रीवन सरप्लस लिखेंगे उसके लिए प्लीज़ 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 इसके लिए ओसीआई नहीं लिखना आपने। ओके, हो गया? हंस लिया? तस्वीर लेनी है हैं कि ली हुई है पहले भी? अच्छा जी। रीवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 30। ठीक है जी। यही सवाल एक बार दोबारा कर लीजिएगा ताकि ज़रा रिवीजन हो जाए। बाकी तो मैंने कुछ नया करवाया नहीं। अल्लाह हाफिज़।